नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की नई कहानी में। मेरा नाम आरती है और मेरी नई शादी हुई थी। मेरे पति हर रोज रात को अपना कमरा अंदर से बंद कर लेते थे और सास कहती थी कि वे दफ्तर का काम कर रहे हैं, उन्हें तंग मत करना। मैं बहुत परेशान थी, आखिर ऐसा कौन सा काम है। सच्चाई जानने के लिए एक रात मैंने रोशनदान के पास अपना मोबाइल रखकर वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। अगली सुबह जब मैंने छिपकर वह वीडियो देखी तो मेरी सांस रुक गई, क्योंकि वह दफ्तर का काम नहीं कर रहे थे। जब से मेरी शादी इस घर में हुई थी, मैंने हमेशा यह कोशिश की कि अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी और लगन के साथ निभाऊं और हर रिश्ते को उसका सही सम्मान दूं, ताकि घर में शांति और प्रेम का माहौल बना रहे। लेकिन मेरे सारे सपने और उम्मीदें इस समय टूटकर बिखरने लगी जब मैंने इस घर का एक ऐसा अनोखा और डरावना रिवाज देखा जिसने मेरी रातों की नींद और दिन का सुकून छीन लिया। सूरज डूबते ही जैसे जैसे आसमान पर रात का अंधेरा फैलने लगता, मेरे दिल के अंदर एक अनजाना सा डर और बेचैनी भी भरने लगती, क्योंकि मुझे अच्छी तरह अंदाजा होता कि अब वह समय करीब आ रहा है जब इस घर का माहौल एक गहरी चुप्पी में बदल जाएगा और मेरे हिस्से में सिर्फ सवाल और लाचारी रह जाएगी। हर रोज की तरह आज का दिन भी अपने सामान्य कामों में बीत गया था। मैंने सारा दिन घर की सफाई सुथराई और खाना पकाने में बिता दिया, इस उम्मीद के साथ कि शायद आज की रात पिछली रातों से कुछ अलग हो। शायद आज मेरे पति के पास मेरे लिए कुछ समय हो और हमें एक आम पति पत्नी की तरह बैठकर एक दूसरे से बात करने का मौका मिल सके। लेकिन मेरी यह उम्मीद शाम होते ही दम तोड़ने लगी। जब मेरे पति घर वापस आए, उनके चेहरे पर एक अजीब सी थकान और उलझन के निशान साफ दिख रहे थे। उन्होंने घर में घुसते ही किसी से कोई खास बात नहीं की और सीधे जाकर चारपाई पर लेट गए। उनका यह व्यवहार मेरे लिए बहुत तकलीफ देह था, लेकिन मैंने खुद को तसल्ली दी कि शायद काम का बोझ बहुत ज़्यादा होगा, इसीलिए मैंने उन्हें तंग करना सही नहीं समझा। रात का खाना तैयार होने के बाद मैंने चौकी पर थाली लगाई और सबको खाने के लिए बुलाया। मेरी सास, जो दिन भर मुझसे सामान्य तरीके से बात करती थी, रात होते ही उनका व्यवहार भी अक्सर बदल जाता और वह एक पहरेदार का रूप धारण कर लेती। हम सब चुपचाप खाना खाने लगे। थाली पर एक अजीब सी चुप्पी छाई हुई थी, जिसमें सिर्फ बर्तनों के हल्के हल्के टकराने की आवाज़ें आ रही थी। मेरा पति चुपचाप निवाला तोड़ रहा था और उसकी निगाहें थाली पर जमी हुई थी। उसने एक बार भी सिर उठाकर मेरी तरफ नहीं देखा और ना ही खाने की तारीफ या बुराई की। उसका मन जैसे किसी और ही दुनिया में उलझा हुआ हो। मैं बार बार उसके चेहरे को देखती और उसकी आंखों में छिपी हुई परेशानी को समझने की कोशिश करती, लेकिन मुझे वहाँ सिर्फ एक गहरा राज दिखाई देता जिसे जानना मेरे लिए नामुमकिन बन गया था। खाना खत्म होते ही उसने अपने हाथ धोए और बिना कोई बात किए अपनी जगह से उठा। उसके कदमों का रुख सीधा उस कमरे की तरफ था जो घर के एक कोने में था और जिसकी खिड़कियां हमेशा बंद रहती थी। इस कमरे को उसने अपना एक खास ठिकाना बना लिया था, जहां रात के समय किसी का भी जाना सख्ती से मना था। उसके चलने की आवाज़ पूरे आंगन में गूंज रही थी और मैं अपनी जगह खड़ी बेबसी से उसे जाते हुए देख रही थी। जैसे ही वह उस कमरे के दरवाजे के पास पहुंचा, उसने दरवाज़ा खोला और अंदर घुस गया। उसके बाद उसने दरवाज़ा बंद किया और फिर वह आवाज़ आई जो मेरे दिल पर किसी तेज हथियार की तरह चुभती थी, अर्थात अंदर से कुंडी लगाए जाने की आवाज़। यह आवाज़ सिर्फ लकड़ी और लोहे के टकराने की नहीं थी, बल्कि यह उस दीवार की निशानी थी जो मेरे और उसके बीच खड़ी कर दी गई थी। दरवाज़ा बंद होने के बाद घर में एक बार फिर पूरी चुप्पी छा गई, लेकिन मेरे दिमाग में विचारों का एक तूफान मच गया। मैं यह सोचने पर मजबूर थी कि आखिर एक इंसान रोजाना रात को इस तरह अपना कमरा अंदर से बंद करके क्या करता है। अगर वह सच में दफ्तर का काम करता है तो फिर दरवाज़ा बंद करने की क्या ज़रूरत है, और अगर कोई ज़रूरी काम है भी तो क्या पत्नी को भी पास आने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। इन सवालों ने मुझे अंदर ही अंदर खोखला कर दिया था।
मैंने फैसला किया कि आज मैं इस बंद दरवाजे के पास जाकर यह जानने की कोशिश करूंगी कि आखिर अंदर मामला क्या है। मैंने अपने कदम बढ़ाए और बहुत धीरे धीरे इस कमरे की तरफ चलना शुरू किया। मेरे कदमों की कोई आवाज़ नहीं हो रही थी, लेकिन मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि मुझे डर था कि कहीं उसकी धक धक मेरी सांस तक ना पहुंच जाए। मैं अभी कुछ कदम ही चली थी कि मेरी नज़र आंगन के दूसरे कोने पर पड़ी, जहां मेरी सास एक कुर्सी पर बैठी हुई थी और उनकी तेज निगाहें लगातार इस बंद कमरे के दरवाजे और मुझ पर जमी हुई थी। जैसे ही उन्होंने मुझे इस कमरे की तरफ बढ़ते हुए देखा, वह तेजी से अपनी जगह से उठी और मेरे रास्ते में आकर खड़ी हो गई। उनके चेहरे पर एक सख्त और गुस्से वाला भाव था, जिसने मुझे एक पल के लिए डर से भर दिया। उन्होंने अपने हाथ के इशारे से मुझे रोका और बहुत सख्त और धीमे स्वर में मुझसे कहा, तुम वहाँ क्यों जा रही हो? तुम्हें कितनी बार समझाया है कि जब वह अंदर होता है तो उसके पास भी मत जाया करो। वह दफ्तर का बहुत ज़रूरी और बारीक काम कर रहा है और उसने मुझे ख़ास तौर पर हिदायत दी है कि कोई भी उसे तंग ना करे और ना ही कोई शोर करे, ताकि उसका ध्यान ना भटके। इसीलिए तुम सीधी यहाँ से वापस चली जाओ और उसे अपना काम करने दो। उनकी ये बातें सुनकर मेरा दिल और भी दुख से भर गया। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की और कहा, मैं बस यह देखना चाहती हूँ कि उसे पीने के लिए पानी या चाय की ज़रूरत तो नहीं है। आखिर मैं उसकी पत्नी हूँ और मेरा फ़र्ज बनता है कि मैं उसका ख्याल रखूँ। लेकिन मेरी सास ने मेरी एक बात भी नहीं सुनी और अपना हाथ हवा में लहराते हुए कहा, उसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जब उसे कुछ खाना पीना होगा तो वह खुद बाहर आकर मांग लेगा। तुम उसकी फिक्र करना छोड़ दो और जाकर अपना काम करो। उनके सख्त व्यवहार और बेपरवाह जवाब ने मेरे अंदर की सारी हिम्मत को तोड़ दिया। मैंने उनकी आंखों में देखा, यहाँ कोई नरमी या सहानुभूति नहीं थी, बल्कि सिर्फ एक सख्त पहरेदार की तरह चौकन्नी थी, जो अपने किसी बहुत बड़े राज को छुपाने के लिए हर हद तक जाने को तैयार हो। इससे पहले कि मैं मुड़कर वापस जाती, मेरे मन में अपनी शादी के शुरुआती दिनों के दृश्य घूमने लगे, जब मैं एक नई नवेली दुल्हन की हैसियत से इस घर की चौखट पार करके अंदर आई थी। तब मुझे हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ दिखाई दे रही थी और मुझे लगता था कि मेरी ज़िंदगी का हर पल अब शांति और प्रेम के साए में बीतेगा। लेकिन किसे मालूम था कि ये खुशियाँ सिर्फ एक सपना साबित होंगी और मुझे एक ऐसे घर में कैद कर दिया जाएगा जहाँ के लोग अपने ही बनाए हुए कमरों में बंद हैं और मुझ जैसी बाहर से आने वाली लड़की के लिए उनके दिलों और कमरों के दरवाजे हमेशा बंद ही रहेंगे। मैं इसी उलझन में खड़ी रही कि क्या मुझे अपनी सास के सामने विरोध कर देना चाहिए या उनसे साफ शब्दों में यह पूछ लेना चाहिए कि आखिर ऐसा कौन सा दफ्तरी काम है जो दिन की रोशनी में ख़त्म नहीं होता और रात के अंधेरे में बंद कमरे की कुंडी लगाकर शुरू हो जाता है। मेरे अंदर का गुस्सा और उलझन मुझे उकसा रहे थे कि मैं आगे बढ़कर इस कमरे का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से पीटना शुरू कर दूं। लेकिन फिर मैंने अपनी सास के चेहरे की तरफ देखा। उनके खड़े होने का अंदाज इतना गर्वीला था कि मुझे लगा अगर मैंने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो वह घर में कोई बहुत बड़ा हंगामा खड़ा कर देंगी और मैं इस सभ्य परिवार की बहू होने के नाते किसी भी किस्म के तमाशे से बचना चाहती थी। मुझे अपने माता पिता की वह नसीहतें याद आने लगी जो उन्होंने मुझे विदा करते समय दी थी। बेटी, अब यही तुम्हारा घर है और तुमने हर हालत में धैर्य और सहनशीलता से काम लेना है। बड़ों की बात माननी है और घर की शांति बर्बाद नहीं होने देनी। इन नसीहतों ने मेरे बढ़ते हुए कदमों को जंजीर पहना दी और मेरे अंदर उठने वाला सारा तूफान आंसुओं की शक्ल लेकर मेरी आंखों के रास्ते बहने के लिए बेताब होने लगा। मैंने अपनी पलकों को तेजी से झपकाया ताकि मेरे आंसू मेरी सास के सामने ना गिरें, क्योंकि मैं उन्हें अपनी कमजोरी नहीं दिखाना चाहती थी। आंगन में मौजूद मंद रोशनी और आंगन के पेड़ों से आने वाली पत्तों की सरसराहट मिलकर इस रात की डरावनी खामोशी में और बढ़ोतरी कर रहे थे। रात का सन्नाटा इतना गहरा था कि मुझे अपने ही दिल की धड़कन और सांसों की आवाज़ सुनाई दे रही थी।
मेरी सास अब तक मेरे सामने दीवार बनकर खड़ी थी और उनका दायां हाथ अभी भी हवा में उठा हुआ था, जिसके जरिए वे मुझे वापस जाने का हुक्म दे रही थी। उनके होंठ सख्ती से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे और उनकी चुप्पी मुझ पर हजारों शब्दों से भी ज़्यादा भारी पड़ रही थी। मैंने एक बार फिर इस बंद दरवाजे को देखा, जहाँ से ना कोई आवाज़ आ रही थी और ना ही रोशनी की कोई किरण बाहर निकल रही थी। वह कमरा एक अंधेरे गड्ढे की तरह महसूस हो रहा था, जिसने मेरे पति को निगल लिया था और मुझे इतना अकेला छोड़ दिया था। मुझे महसूस हुआ जैसे मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक रही है। मैंने खुद को बड़ी मुश्किल से संभाला, एक गहरी और ठंडी सांस भरी और अपनी सास से निगाहें चुराते हुए पीछे की तरफ कदम हटाना शुरू कर दिए। मेरा हर कदम मुझे और भी हारा हुआ महसूस करवा रहा था, लेकिन मेरे पास उसके सिवा कोई रास्ता नहीं था। मैंने आंगन को पार करना शुरू किया और हर कदम पर मेरे दिल पर एक नया घाव लग रहा था। मैं चलती जा रही थी और मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा था कि आखिर कब तक मैं इस तरह अंधेरे में रखी जाऊंगी और कब तक मुझसे यह झूठ बोला जाएगा कि वह अंदर दफ्तर का काम कर रहा है। यह सोचते सोचते मैंने आंगन पार कर लिया और आखिरकार अपने कमरे के दरवाजे तक पहुंच गई, जहां मुझे अब अकेलेपन और परेशानी के साथ यह लंबी रात गुजारनी थी। मैंने बारी दिल के साथ कदम अंदर रखा और एक बार फिर पीछे मुड़कर देखा। मेरी सास अब भी वहीं खड़ी थी और मुझे ही देख रही थी, जैसे इस बात की तसल्ली कर रही हो कि मैं वाकई वहां से जा रही हूँ या नहीं। उनकी इस हरकत ने मुझे और भी तकलीफ दी कि मुझ पर इस हद तक अविश्वास किया जा रहा है। मैंने एक लंबी आह भरी और अपने कमरे का दरवाज़ा धकेला। अंदर पूरा अंधेरा और सन्नाटा था, जो मेरी अपनी ज़िंदगी का आईना बन रहा था। मैंने अंदर कदम रखा तो मुझे अपना आप बहुत कमज़ोर और बेबस महसूस हुआ और फिर मैं थके हुए शरीर और दिमाग के साथ पूरी तरह अपने कमरे में चली गई। समय गुजरने के साथ साथ मेरी उलझन और बेचैनी में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही थी, क्योंकि यह सिर्फ एक रात का वाक़या नहीं था, बल्कि अब यह एक स्थायी आदत बन चुका था और हर गुजरता दिन मेरे दिल में शक की एक नई नींव रख रहा था। हर सुबह इस उम्मीद के साथ जागती कि शायद आज का सूरज कोई नई और अच्छी खबर लेकर आएगा और शायद आज मेरे पति की वह डरावनी व्यस्तता खत्म हो जाएगी। लेकिन मेरी यह उम्मीद रोजाना सुबह नाश्ते की मेज पर बुरी तरह टूट जाती। जब मैं अपने पति को अपने सामने बैठा हुआ देखती तो उनकी हालत देखकर मेरे दिल में एक अजीब सी कसक और डर पैदा हो जाता। उनकी आंखें हर वक्त लाल और सूजी हुई रहती, जैसे वह रात भर बिल्कुल भी ना सोए हों और लगातार किसी भारी दबाव का शिकार रहे हों। उनके चेहरे पर एक अजीब सा पीलापन और गहरी थकावट छाई रहती, जो किसी दफ्तरी काम की थकावट जैसी बिल्कुल भी नहीं लगती थी। उनके चेहरे की वह ताजगी और चमक जो मैंने शादी के शुरुआती दिनों में देखी थी, अब पूरी तरह गायब हो चुकी थी और उसकी जगह एक ऐसे इंसान ने ले ली थी जो ऊपर से तो जिंदा था, लेकिन अंदर से जैसे किसी बहुत बड़ी मेहनत ने उसे निचोड़ लिया हो। जब मैं उनके सामने नाश्ता रखती तो वो मुझसे निगाहें चुराने की कोशिश करते। उनके हाथ हल्के हल्के कांप रहे होते और वह चाय का कप पकड़ते हुए भी अजीब सी बेचैनी दिखाते। वह जल्दी जल्दी और बिना दिलचस्पी के नाश्ता ख़त्म करते और घर से बाहर निकलने की जल्दी में होते, जैसे उन्हें इस घर के माहौल से कोई परेशानी हो रही हो। मैं उनसे बात करने की कोशिश करती, उनकी सेहत के बारे में पूछती, लेकिन वह हमेशा हल्के से जवाब देकर बात को टाल देते कि बस दफ्तर के काम का बोझ ज़्यादा है और नींद पूरी नहीं हो रही। लेकिन मेरा दिल इस बात को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था, क्योंकि मैं जानती थी कि कोई भी दफ्तरी काम इंसान को इस कदर मानसिक और शारीरिक रूप से खोखला नहीं कर सकता। उनकी इस हालत ने मेरी परेशानी को कई गुना बढ़ा दिया था और मैं सारा दिन इसी सोच में डूबी रहती कि आखिर इस बंद कमरे के पीछे कौन सा ऐसा राज छुपा हुआ है जो मेरे पति की जान और सेहत को इस तरह दीमक की तरह चाट रहा है। दूसरी तरफ मेरी सास का व्यवहार भी मेरे साथ किसी पहेली से कम नहीं था।
दिन के वक्त उनका बर्ताव बिल्कुल बदल जाता। वह दिन में मुझसे बहुत मीठे और नरम अंदाज में बात करती, घर के कामों में मेरा हाथ बटाने की कोशिश करती और मुझे यह एहसास दिलाने की पूरी कोशिश करती कि इस घर में सब कुछ बिल्कुल ठीक और सामान्य है। लेकिन मैं उनकी इस बनावटी मिठास के पीछे छुपी हुई चालाकी को महसूस कर सकती थी। उनकी आंखों में हर वक्त एक अजीब सी चौकन्नी और सतर्कता रहती, जैसे वह हर वक्त इस बात की निगरानी कर रही हो कि मैं क्या कर रही हूँ और क्या सोच रही हूँ। उनकी यह दोहरी शख्सियत मुझे और भी डरा देती थी। एक तरफ रात के वक्त उनका वह सख्त और पहरेदार वाला रूप, जिसमें वह मुझे अपने पति के कमरे के करीब भी नहीं भटकने देती थी, और दूसरी तरफ दिन के वक्त उनका यह सहानुभूतिपूर्ण और स्नेही व्यवहार, यह सब कुछ मेरे दिमाग को उलझा कर रख देता था। कई बार ऐसा भी होता कि दिन के वक्त जब मेरे पति दफ्तर गए होते तो घर में कुछ अनजान और अजनबी किस्म की औरतें आती। वह सीधी मेरी सास के पास जाती और उनके साथ एक अलग कमरे में बैठकर घंटे फुसफुसाहट में बातें करती। मेरी सास मुझे उनके करीब भी नहीं जाने देती थी और अक्सर मुझे कोई ना कोई काम बताकर रसोई में भेज देती। जब वह औरतें वापस जाने लगती तो मैंने कई बार छिपकर देखा कि वह मेरी सास के हाथ में कुछ लिफाफे देकर जाती थी, जिन्हें मेरी सास तुरंत अपने कपड़ों में छुपा लेती। जब मैं कभी हिम्मत करके इन औरतों के बारे में पूछती तो मेरी सास बड़ी कुशलता से बात को घुमा देती और कहती कि यह मोहल्ले की गरीब औरतें हैं जो किसी न किसी मजबूरी के तहत इनसे मदद मांगने या चंदा लेने आती हैं। लेकिन मेरा दिल गवाही देता था कि यह सच नहीं है, क्योंकि इन औरतों का पहनावा और अंदाज किसी भी तरह गरीबों या जरूरतमंदों वाला नहीं लगता था। वह खासी खाते पीते घरानों की मालूम होती थी। ये तमाम छोटी छोटी बातें और घटनाएं मिलकर मेरे दिमाग में एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बनते जा रहे थे। मैं अपने ही घर में एक मामूली और बेकार व्यक्ति की तरह जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गई, जिससे हर बात छुपाई जा रही थी और जिसका कोई भी अधिकार नहीं था। मेरे माता पिता ने मुझे इस घर में बहुत सी दुआएं और उम्मीदों के साथ विदा किया था, लेकिन यहाँ आकर मुझे सिर्फ अकेलापन और शक की यातना ही मिली थी। दिन ऐसी खींचातान और घुटन में गुजरते जा रहे थे और फिर जैसे ही शाम के साये गहरे होने लगते, मेरे दिल की धड़कनें एक बार फिर तेज होने लगती थी, क्योंकि मुझे मालूम होता कि रात का वह भयानक समय फिर से आने वाला है, जब वह दरवाज़ा फिर से बंद हो जाएगा और मैं फिर से अकेली रह जाऊंगी। कई दिन इस तरह गुजर गए और मेरी याददाश्त का पैमाना अब धीरे धीरे बढ़ने लगा था। एक रात जब घर के तमाम काम खत्म हो चुके थे और हमेशा की तरह मेरे पति अपने इस खास कमरे में जाकर अंदर से कुंडी लगा चुके थे और मेरी सास आराम से अपने बिस्तर पर जाकर लेट चुकी थी, मैं अपने कमरे में बिस्तर पर लेटी हुई थी, लेकिन नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। कमरे में पूरी खामोशी थी और सिर्फ दीवार पर लगी हुई घड़ी की टिक टिक की आवाज़ इस सन्नाटे को तोड़ रही थी। यह टिक टिक की आवाज़ मेरे दिमाग पर हथौड़े की तरह बरस रही थी और मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे समय रुक सा गया हो। मैंने बिस्तर पर कई बार करवटें बदली, आंखें बंद करके खुद को सोने पर मजबूर करने की कोशिश की, लेकिन मेरे मन में चलने वाले विचारों का तूफान किसी भी हाल में थमने का नाम नहीं ले रहा था। मेरे दिमाग में लगातार वही बंद दरवाज़ा, मेरी सास का सख्त चेहरा, दिन के वक्त आने वाली अजनबी औरतें और मेरे पति की लाल आंखें घूम रही थीं। मुझे इस कमरे में बहुत तेज घुटन महसूस होने लगी, जैसे कमरे की दीवारें मुझ पर सिकुड़ रही हों और मेरा दम घुट रहा हो। बिस्तर की चादर मुझे कांटों की तरह चुभ रही थी और बंद कमरे की हवा मुझे सांस लेने में दिक्कत पैदा कर रही थी। मैंने महसूस किया कि अगर मैं और कुछ देर इसी बिस्तर पर लेटी रही तो शायद मैं पागल हो जाऊंगी। मेरे अंदर का बेचैन इंसान मुझसे कह रहा था कि मुझे इस बंद कमरे से बाहर निकलना चाहिए ताकि मैं खुली हवा में जाकर कुछ लंबी लंबी सांसें ले सकूं और अपने इस उलझे हुए दिमाग को थोड़ा सुकून पहुंचा सकूं। मैंने बिस्तर से उठने का फैसला किया और बहुत ही धीरे से अपने कदम जमीन पर रखे। मैंने अपने दुपट्टे को सिर पर ठीक किया
और दबे कदमों चलते हुए अपने कमरे के दरवाजे तक पहुंची। मैंने दरवाजे की कुंडी को बहुत ही सावधानी से खोला ताकि उसकी आवाज़ से कोई जाग ना जाए। दरवाज़ा खुलते ही बाहर आंगन और आंगन की अंधेरी रात मेरे सामने थी। घर में एक डरावना गहरा सन्नाटा छाया हुआ था, जिसमें सिर्फ दूर किसी मोहल्ले के कुत्ते के भौंकने की मंद सी आवाज़ आ रही थी। मैंने कमरे से बाहर कदम रखा तो आंगन की खुली और ठंडी हवा ने मेरे चेहरे को छुआ, जिससे मुझे थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा सुकून महसूस हुआ। आसमान पर सितारे चमक रहे थे और रात की अंधेरी ने पूरे घर को अपनी चपेट में लिया हुआ था। आंगन के कोने में लगा हुआ नीम का पेड़ रात के साए में किसी भूत के साए की तरह खड़ा था और उसके पत्तों की हल्की सी सरसराहट माहौल की डरावनी खामोशी को और बढ़ा रही थी। मैं धीरे से चलती हुई आंगन के बीचों बीच आ गई और आसमान की तरफ देखने लगी। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं चीख चीख कर रोऊं और अपने दिल का सारा गुबार निकाल दूं, लेकिन मुझे मालूम था कि यहाँ मेरे आंसू पहुँचने वाला और मेरी तकलीफ को समझने वाला कोई नहीं है। मैंने अपनी बाहों को सीने पर बांधा और आंगन में धीरे धीरे कदमों से इधर उधर टहलने लगी। मेरा दिमाग अभी भी इन्हीं सोचों में उलझा हुआ था कि आखिर इस घर की हकीकत क्या है और मेरी जिंदगी का अंजाम क्या होगा। आंगन का फर्श रात की ठंडक की वजह से ठंडा हो चुका था और मेरे नंगे पांव इस ठंडक को महसूस कर रहे थे, लेकिन मेरे अंदर की आग और बेचैनी इतनी तेज थी, मुझे इस बाहरी ठंड की कोई परवाह नहीं थी। बस एक मशीन की तरह आंगन के एक कोने से दूसरे कोने तक बेख्याली में टहलती रही और हर कदम के साथ मेरी नज़र बार बार उसी बंद कमरे के रोशनदान की तरफ जा रही थी, जहां मेरे पति अपने इस अनजान और डरावने काम में व्यस्त थे। और यहाँ तक पहुँचना मेरे लिए इस घर का सबसे बड़ा अपराध बना दिया गया था। मैं आंगन में बस टहल रही थी और मेरे अंदर के सवाल मुझे लगातार बेचैन किए जा रहे थे। मैं बस बिना किसी उद्देश्य के कदम उठाती जा रही थी और उसी तरह आंगन में लगातार टहल रही थी। आंगन में लगातार टहलते हुए अचानक हवा के हल्के से झोंके ने मेरा ध्यान अपनी तरफ खींच लिया, क्योंकि इस हवा में एक अजीब और जानी पहचानी खुशबू शामिल थी, जो सीधी मेरे पति के बंद कमरे के रोशनदान से निकलकर आंगन में फैल रही थी। मैंने गहरी सांस लेकर इस खुशबू को महसूस किया तो मुझे अंदाजा हुआ कि यह कोई आम खुशबू नहीं, बल्कि तेज धूप और अगरबत्तियों का धुआं है, जो रात के इस समय कमरे के अंदर से आ रहा था। मेरा दिमाग तेजी से सोचने लगा कि आखिर दफ्तर के जरूरी काम के दौरान धूप और अगरबत्ती की क्या जरूरत पड़ सकती है। जब मैंने पिछली बार अपनी सास से एक अजीब गंध का जिक्र किया था तो उन्होंने बहुत चालाकी से बात बताते हुए कहा था कि तुम्हारा वहम है, वह तो काम के दौरान खुद को ताज़ा रखने के लिए कोई खुशबू इस्तेमाल करता होगा ताकि नींद ना आए। लेकिन अब वह तेज धुआं और उसकी चुभने वाली गंध साफ बता रही थी कि मुझे अंधेरे में रखा जा रहा है। इस धुएं ने मेरे अंदर दबे हुए शक को एक पक्के यकीन में बदल दिया और मैंने फैसला कर लिया कि अब मैं और ज़्यादा खामोशी की ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। मुझे हर हाल में इस बंद दरवाजे के पीछे छुपे हुए राज से पर्दा उठाना होगा, वरना यह शक मुझे अंदर ही अंदर ख़त्म कर देगा। मैंने आंगन के चारों तरफ नज़र दौड़ाई। घर में पूरी खामोशी थी और मेरी सास अपने कमरे में गहरी नींद सो रही थी। मेरे लिए एक बहुत अच्छा मौका था जिसे मैं किसी भी हाल में खोना नहीं चाहती थी। मैंने अपने दिल की तेज धड़कनों को काबू किया और दबे कदमों दोबारा अपने कमरे की तरफ गई। मैंने सावधानी से अपना मोबाइल उठाया और इसमें वीडियो रिकॉर्डिंग को इस तरह तैयार किया कि वह लंबी देर तक सब कुछ सुरक्षित कर सके। मोबाइल हाथ में पकड़े मैं दोबारा आंगन में आई और बहुत खामोशी से चलते हुए अपने पति के कमरे की दीवार के साथ पहुंच गई, जहां वह ऊंचा रोशनदान मौजूद था। मेरा पूरा शरीर डर और बेचैनी से कांप रहा था, लेकिन मेरे इरादे मजबूत थे। मैंने वहां पड़ी हुई एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी को दीवार के साथ लगाया और बहुत सावधानी से इस पर खड़ी हो गई ताकि मेरा हाथ रोशनदान तक पहुंच सके। मैंने रोशनदान के जंगले के पास मौजूद थोड़ी सी खाली जगह पर अपना मोबाइल इस तरह रख दिया
कि उसका कैमरा सीधा कमरे के अंदर की तरफ हो और वह सब कुछ साफ तौर पर देख सके। मोबाइल को सुरक्षित तरीके से लगाने के बाद मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू कर दी और फिर बहुत खामोशी से कुर्सी से नीचे उतर आई। मुझे डर था कहीं मेरी जरा सी आहट से अंदर मौजूद मेरे पति को शक ना हो जाए, या मेरी सास की आंख ना खुल जाए। इसीलिए मैंने कुर्सी को वापस उसी जगह पर रख दिया जहां से मैंने उसे उठाया था और फिर तेज लेकिन दबे हुए कदमों से चलती हुई वापस अपने कमरे में आ गई। मेरे दिल का बोझ अब कुछ हद तक हल्का हो चुका था, क्योंकि मैं जानती थी कि वह मोबाइल अब मेरी जगह इस कमरे की हकीकत को सुरक्षित कर रहा है और सुबह तक मेरे पास मेरे तमाम सवालों के जवाब मौजूद होंगे। मैंने अपने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद किया और दोबारा अपने बिस्तर पर आकर लेट गई। मेरी आंखों से नींद अब बिल्कुल उठ चुकी थी और मेरा दिमाग लगातार उस दृश्य को सोचने की कोशिश कर रहा था जो उस वक्त इस बंद कमरे में हो रहे होंगे और सुरक्षित हो रहे होंगे। मैं करवटें बदलती रही। समय गुजरने की रफ्तार मुझे बहुत धीमी महसूस हो रही थी, लेकिन मेरे दिल में एक उम्मीद जाग चुकी थी कि अब सच छुप नहीं पाएगा। और उसी उम्मीद और बेचैनी के मिले जुले एहसासों के साथ मैं बिस्तर पर लेटी छिपकर लगाई गई इस वीडियो का सच जानने के लिए सुबह का इंतजार करने लगी। सुबह की सफेदी अभी आसमान पर दिखाई देना शुरू हो गई थी और घर में हर तरफ एक गहरी खामोशी और सन्नाटा छाया हुआ था। जब मैंने बहुत दबे कदमों और कांपते हुए हाथों के साथ उस रोशनदान के पास जाकर वह रिकॉर्डिंग करने वाला कैमरा वहां से उतारा और तेजी से वापस अपने कमरे में आकर अंदर से दरवाजा बंद कर लिया, मेरा दिल मेरे सीने में इतनी जोर से धड़क रहा था कि मुझे डर था कि उसकी आवाज बाहर तक ना चली जाए। मैंने अपने बिस्तर पर बैठकर कंबल को अपने ऊपर अच्छी तरह ओढ़ लिया ताकि कैमरे की रोशनी कमरे से बाहर ना जा सके और फिर मैंने धड़कते दिल के साथ इस कैमरे पर चल रही मूवी वीडियो का बटन दबाया। लेकिन उसके पर्दे पर जो दृश्य सामने आते ही मेरे दिल की धड़कन जैसे एकदम से रुक सी गई हो और मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि वहाँ जो दृश्य आ रहा था वह किसी दफ्तरी काम का दृश्य नहीं था, बल्कि एक बहुत ही खौफनाक और होश उड़ा देने वाला धोखा था। मेरा पति, जिसके बारे में मुझे हमेशा यही बताया गया था कि वह रात गए तक दफ्तर का कोई बहुत जरूरी और गुप्त काम करते हैं, वह इस वक्त किसी दफ्तरी कपड़े या शर्ट पैंट में नहीं था, बल्कि उसने एक काले रंग का लंबा और खुला कुर्ता पहना हुआ था। उसके गले में अजीबोगरीब किस्म के मोटे मोटे मनके, हड्डियां और लकड़ी की मालाएं पहनी हुई थी और उसके चेहरे पर एक लंबी और उलझी हुई नकली दाढ़ी लगी हुई थी जिसने उसका पूरा रूप ही बदल कर रख दिया था। कमरे में हर तरफ धुआं ही धुआं फैला हुआ था जो इन मोटी अगरबत्तियों और तेज धूप से निकल रहा था, जिसकी चुभने वाली गंध मुझे रात को आंगन में टहलते हुए भी महसूस हुई थी। इस धुएं के बीच वह जमीन पर बिछे हुए एक बड़े से काले रंग वाले आसन पर बैठा हुआ था, जिसके सामने एक आधुनिक लैपटॉप मशीन रखी हुई थी, जिसके चमकते हुए पर्दे पर दूर देश की कोई विदेशी कपड़े पहने हुए औरत नजर आ रही थी और मेरा पति उससे एक अजीब डरावने और बारिश स्वर में बात कर रहा था। मेरी हैरानी और सदमे में उस वक्त बढ़ोतरी हो गई जब मैंने देखा कि मेरी सास, जो मुझ पर दिन रात पहरा बिठाए रखती है और मुझे उस कमरे के करीब तक जाने नहीं देती थी, वह खुद इस कमरे में मौजूद थी और उन्होंने अपना चेहरा एक बड़ी सी चादर से ढका हुआ था। वह मेरे पति की इस मशीन के पीछे खड़ी थी और उनके हाथ में छोटे छोटे कागज के टुकड़े मौजूद थे जिन पर कुछ लिखा हुआ था और मेरे दिमाग के पर्दे पर पिछले कई महीनों के तमाम वाक्य एक एक करके चलने लगे थे। वो अजनबी औरतें जो दिन के वक्त मेरी सास से मिलने घर आती थी, दरअसल मोहल्ले और शहर की वो सादी और परेशान हाल औरतें थी जो अपने दुख और परेशानियां लेकर आती थी और मेरी मक्कार सास उनसे हमदर्दी के बहाने बातों में उनके घर वालों, उनके रिश्तेदारों और विदेश में बैठे उनके परिजनों की तमाम अंदरूनी जानकारी और खानदानी राज उगलवा लेती थी और फिर वही तमाम जानकारी इन पर्चियों पर लिखकर रात के अंधेरे में मेरे पति को थमा देती थी ताकि मेरे पति इस संपर्क की मशीन के जरिए विदेश में बैठे हुए लोगों को उनके अपने ही घर के राज बताकर
उन्हें डरा सके और खुद को एक बहुत पहुंचा हुआ बाबा और अलौकिक ज्ञान रखने वाला तंत्र मंत्र विशेषज्ञ साबित कर सके। मैं इस वीडियो में साफ सुन सकती थी कि मेरा पति इस विदेश बैठी औरत को बहुत खौफनाक अंदाज में बता रहा था कि उसके घर पर किसी करीबी दुश्मन ने बहुत काला और गंदा जादू करवा रखा है और उसकी तमाम लगातार बीमारियों और कारोबारी परेशानियों की वजह वही मनहूस जादू है जो बहुत जल्द उसकी जान भी लेने वाला है। वह औरत इस झूठे बाबा की बातें सुनकर डर के मारे जोर जोर से रो रही थी और मेरे पति से हाथ जोड़कर विनती कर रही थी कि वह किसी भी तरह अपने ज्ञान से इस जादू की काट कर दे और उसकी जान बचा ले। उसके बदले में वह जितना माल और दौलत या पैसा मांगेगा वह उसे बिना झिझक भेज देगी। मेरा पति बहुत मक्कारी और चालाकी भरे अंदाज से अपनी नकली दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए उसे तसल्ली दे रहा था कि वह अपने खास मंत्रों और प्रेत आत्माओं को बुलाकर इस बड़ी मुसीबत को हमेशा के लिए टाल देगा। लेकिन इस खतरनाक काम के लिए बड़े जानवरों के बलिदान और खास किस्म की चीजें जलाने के लिए भारी रकम की जरूरत होगी जो उसे पहले से बताए गए खाते में भेजनी पड़ेगी। यह सब घिनौना खेल देखकर और सुनकर मेरा पूरा अस्तित्व ठंडा पड़ गया और मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। मेरे माथे पर सर्दियों की इस रात में भी पसीने के कतरे दिखाई देने लगे और मुझे अपने पेट में एक अजीब सी तकलीफ उठती हुई महसूस हुई। जिस व्यक्ति को मैं अपना मेहनती, ईमानदार और सभ्य पति समझती थी और जिसकी थकावट दूर करने के लिए मैं दिन रात उसकी सेवा करती थी, वह तो एक बहुत ही घटिया किस्म का धोखेबाज और जालसाज इंसान निकला जो मजबूर और लाचार लोगों के दुखों और उनके डर का सौदा करके हराम की कमाई इकट्ठी कर रहा था। मुझे अब सारी बातें याद आने लगी जो इतने अरसे से मेरे लिए एक हल ना होने वाली पहेली बन चुकी थी। मेरे पति की वो सुबह के वक्त की गहरी थकावट, उसकी वो लाल और सूजी हुई आंखें, उसका चिड़चिड़ापन, वो सब किसी दफ्तर की मेहनत मजदूरी जहाँ जायज काम का नतीजा नहीं था, बल्कि सारी रात जागकर लोगों को बेवकूफ बनाने और अपनी मकारी का जाल बिछाने की वजह से था। मेरी सास का दिन के वक्त मुझसे जरूरत से ज्यादा मीठा बोलना, मुझे घर के कामों में उलझाए रखना और रात को एक पहरेदार की तरह मुझे इस कमरे से दूर रखना, सब एक सोची समझी और पक्की साजिश थी ताकि उनका घिनौना और काला धंधा मुझसे पूरी तरह छुपा रहे। कैमरा रिकॉर्डिंग में समय गुजरने के साथ साथ और भी भयानक और शर्मनाक हकीकतें मेरे सामने आ रही थीं। एक विदेशी औरत से भारी रकम लेने और उसे लूटने के बाद मेरे पति ने रिकॉर्डिंग का बटन दबाकर किसी दूसरे व्यक्ति से संपर्क कायम किया। वो भी कोई बहुत परेशान हाल और मजबूर इंसान था और मेरा पति अपना रूप थोड़ा और डरावना बनाकर उसे भी इस तरह डरा और धमकाकर उसकी मजबूरियों का फायदा उठाते हुए पैसा बटोरने की कोशिश कर रहा था। मेरी सास जो ऊपर से एक नेक और पूजा पाठ करने वाली औरत बनने का नाटक करती थी, वो लगातार इन लोगों के नाम, पता और खानदानी समस्याएं पूछकर मेरे पति को इशारा और दबी हुई फुसफुसाहट में बता रही थी ताकि वह पर्दे के सामने बैठे इस व्यक्ति को यह यकीन दिला सके कि वो अपने अलौकिक ज्ञान से उसके घर का सारा हाल जानता है। इन दोनों माँ बेटे के चेहरों पर एक अजीब सी शैतानी और मकार मुस्कान थी जो किसी भी सभ्य इंसान को डरा देने के लिए काफी थी। वह दोनों मिलकर लोगों की मजबूरियों का बहुत बेदर्दी से मजाक उड़ा रहे थे और उनकी दौलत को लूटने के नए नए और गिरे हुए तरीके आजमा रहे थे। मेरे लिए यह सब बर्दाश्त करना मेरी हिम्मत और ताकत से बहुत बाहर हो रहा था। मेरे आंसू मेरे गालों पर बाढ़ की तरह बह रहे थे और मैं अपने दोनों हाथों से अपना मुंह सख्ती से दबाए हुए थी ताकि मेरे रोने और सिसकियों की आवाज मेरे इस बंद कमरे से बाहर ना चली जाए और इन जालिमों को मेरे जागने का पता ना चल जाए। मेरी तो पूरी दुनिया ही मेरे सामने उजड़ गई थी। मेरी तमाम उम्मीदें, मेरे सारे सुनहरे सपने, मेरी इज्जत, आबरू और सब कुछ एक ही पल में टूटकर मिट्टी में मिल गया था। मैं यह सोच सोचकर दुख और पीड़ा से पागल हो रही थी कि मैं पिछले कितने महीनों से इस हराम की और धोखे की कमाई गई रकम से लाया गया अन्न खा रही हूँ और एक ऐसे घर में रह रही हूँ
जिसकी नींव ही झूठ, फरेब और बहुत बड़े पाप पर रखी गई थी। मुझे अपने आप से घिन आ रही थी और अपने अस्तित्व पर गुस्सा आ रहा था कि मैं कितनी अंधी और बेवकूफ़ थी जो इनके इतने बड़े और स्पष्ट झूठ को इतने दिन तक सच मानती रही। कैसे मैं उनके बुने हुए इस शैतानी जाल को इतने करीब रहकर भी महसूस ना कर सकी। मेरे दिमाग की रगें दुख और सदमे से फटने के करीब थी। मैंने वह कैमरा अपने कांपते हुए हाथों से अपने सामने बिस्तर पर गिरा दिया, लेकिन उसके चमकदार पर्दे पर चलने वाले शर्मनाक दृश्य अभी बिल्कुल साफ तौर पर मेरे सामने थे और इन दोनों के झूठ और फरेब पर आधारित वाक्य, उनकी वह भयानक आवाज़ें मेरे कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतर रही थी और मेरा दिल चीख चीख कर मुझसे कह रहा था कि मैं अभी और इसी वक्त बिस्तर से उठूं और सीधी जाकर इन दोनों माँ बेटों का गला सख्ती से पकड़ लूं, उनके मकार चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारूं और उनसे चीख कर पूछूं कि उन्होंने मेरे साथ, मेरी मासूम जिंदगी के साथ और मेरी पवित्रता के साथ इतना बड़ा और जालिमाना खिलवाड़ क्यों किया। उन्होंने मुझे इस गंदगी और हराम के दलदल में क्यों धकेला। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि मेरे शरीर में जैसे जान ही नहीं बची थी। इस भयानक सदमे की तीव्रता ने मुझे सिर से लेकर पांव तक पूरी तरह पंगु करके रख दिया था। मेरे पैरों में इतनी ताकत नहीं थी कि मैं सीधी तरह खड़ी हो सकूं और मेरी जुबान सदमे की वजह से बिल्कुल गूंगी हो चुकी थी। मेरे गले से आवाज़ निकलना बंद हो गई। मैं बस बिस्तर पर एक बेजान मूर्ति की तरह चुपचाप बैठी थी, इस कैमरे पर चलने वाली इस शैतानी हकीकत को फटी फटी आंखों से देखे जा रही थी जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। कमरे के धुंधले अंधेरे में इस छोटे से कैमरे की रोशनी मेरे आंसुओं से भरे हुए चेहरे पर पड़ रही थी और इस रोशनी में मेरे लगातार बहते हुए आंसू मेरी अंदरूनी बर्बादी, मेरी हार, मेरे दुख की गवाही दे रहे थे। कैमरे में वो झूठा बाबा अभी भी एक नई कहानी गढ़ रहा था और उसकी माँ उसकी पीठ पीछे उसकी पूरी रहनुमाई कर रही थी और मैं बस वहीं बैठी बैठी इस दर्दनाक और अविश्वसनीय सच्चाई को अपने अंदर उतार रही थी और पचा पाने की एक नाकाम कोशिश कर रही थी। मेरा दिमाग बिल्कुल सुन्न हो चुका था और मैं इस वक्त कोई भी फैसला करने की हालत में नहीं थी कि मुझे सुबह होते ही इनका सामना कैसे करना है और इस घर से हमेशा के लिए कैसे निकलना है। बस वह दृश्य लगातार मेरी आंखों के सामने चलते रहे। मेरी दुनिया का हर रंग लगातार अंधेरे से और ज़्यादा अंधेरा होता जा रहा था और इसी तरह वो लंबी और पीड़ादायक रात धीरे धीरे अपने अंत और सुबह की रोशनी की तरफ बढ़ रही थी। लेकिन मेरी बर्बाद हो चुकी जिंदगी का एक नया और बहुत ही भयानक अध्याय अभी पूरी तरह से मेरे सामने खुला नहीं था, जिसका कोई साफ अंजाम या किनारा मुझे इस वक्त दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा था और मैं बस इसी हालत में जमी हुई इस वीडियो के ख़त्म होने का इंतजार कर रही थी। सुबह का सूरज पूरी तरह निकल चुका था और उसकी रोशनी किरणें मेरे अंधेरे कमरे में दाखिल हो रही थीं, लेकिन मेरे अंदर का अंधेरा अब किसी रोशनी से ख़त्म होने वाला नहीं था। मैंने रो रो कर अपनी आंखें सुझा ली थी, लेकिन अब रोने का वक्त गुजर चुका था और मुझे अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा और कठिन फैसला करना था। मैंने बिस्तर से उठकर अपना बिखरा हुआ सामान समेटा और एक बड़े से थैले में अपने कपड़े और ज़रूरी चीज़ें डालना शुरू कर दी। मेरा दिल पत्थर की तरह सख्त हो चुका था और इस घर से मेरा तमाम भावनात्मक जुड़ाव हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो चुका था। सामान बांधने के बाद मैंने वो कैमरे वाला मोबाइल मजबूती से अपने हाथ में पकड़ा और कमरे का दरवाज़ा खोल दिया और बाहर आंगन की तरफ कदम बढ़ा दिए। मेरी सास और मेरा पति हमेशा की तरह आंगन में बिछे हुए तख्त पर बैठे सुबह का नाश्ता कर रहे थे। उनके चेहरे पर वही रोजाना वाली बनावटी थकावट और मकारी शाई थी। मुझे अपने सामने खड़ा हुआ देखकर इन दोनों ने सवालिया निगाहों से मेरी तरफ देखा। खासकर मेरे हाथ में पकड़ा हुआ सामान का थैला देखकर उनके चेहरों पर हवाइयाँ उड़ने लगी। मैंने बिना कोई शब्द बोले उनके बिल्कुल करीब जाकर खड़ी हो गई और अपने हाथ में मौजूद मोबाइल का बटन दबाकर वो रात वाली वीडियो उनके सामने चला दी, जिसमें इन दोनों का भयानक और काला चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। कैमरे पर अपने गुनाह की वह मुंह बोलती हुई हकीकत देखकर
इन दोनों माँ बेटे के हाथों से रोटी के निवाले छूट कर नीचे गिर गए। मेरी सास का रंग हल्दी की तरह पीला पड़ गया और मेरे पति के माथे पर पसीने के कतरे चमकने लगे। उन्होंने जल्दी से कैमरा बंद करने की कोशिश की और हकलाते हुए सफाइयाँ देने लगे कि यह सब उनकी खानदानी मजबूरी है और इस घर के खराब हालात ठीक करने के लिए उन्हें गलत रास्ता चुनना पड़ा। लेकिन मैंने उनकी एक बात नहीं सुनी और बहुत गुस्से और नफरत भरे स्वर में उनसे कहा कि जो रोटी तुम खा रहे हो वो पूरी तरह हराम और मजबूरियों के आंसुओं से कमाई गई है और मैं किसी भी हाल में इस गंदी कमाई का हिस्सा नहीं बन सकती। मैंने उन्हें बहुत साफ शब्दों में बता दिया कि मेरा और उनका रिश्ता अब इसी पल हमेशा के लिए खत्म हो चुका है और मैं इन जैसे गिरे हुए धोखेबाज के साथ और एक पल भी नहीं गुजार सकती। मेरी सास ने आगे बढ़कर मुझे रोकने और झूठी बदनामी का डर दिलाकर धमकाने की कोशिश की, लेकिन मैंने उनकी आंखों में आंखें डालकर मजबूती से कहा कि यह सारे सबूत अब मेरे पास सुरक्षित हैं और मैं यहाँ से सीधी अपने माता पिता के घर जा रही हूँ, जिसके बाद कानून लागू करने वाले अधिकारियों को तुम्हारे इस घिनौने खेल की सारी हकीकत बताऊंगी ताकि तुम दोनों का यह धोखा और काला धंधा हमेशा हमेशा के लिए बंद हो सके और मासूम लोग लूटने से बच सकें। यह कहकर मैंने मुड़कर एक बार भी इस मनहूस और अंधेरे घर की तरफ नहीं देखा और बहुत तेज कदमों से चलती हुई घर का मुख्य दरवाजा खोलकर हमेशा के लिए इन धोखेबाजों की कैद से आजाद हो गई। मैंने उस मनहूस घर का मुख्य दरवाजा बंद होते हुए सुना, लेकिन पीछे मुड़कर एक बार भी नहीं देखा। सड़क पर निकलते ही मेरी आंखों से फिर आंसू बहने लगे, लेकिन अब वह आंसू कमजोरी के नहीं बल्कि एक लंबे अंधेरे से निकलने की राहत के थे। थैला हाथ में था और मोबाइल में वह वीडियो सुरक्षित थी। मेरे पास अब सिर्फ ये 2 चीजें थी, बाकी सब कुछ उस घर में छोड़ आई थी। रिक्शा पकड़कर मैं सीधे अपने मायके पहुंची। दरवाज़ा खटखटाया तो माँ ने खोला। मेरे बिखरे बाल, सूजी हुई आंखें और हाथ में थैला देखकर माँ के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने बिना कुछ पूछे मुझे गले लगा लिया। मैं उनके कंधे पर सिर रखकर फूट फूट कर रो पड़ी। इतने महीनों की चुप्पी, डर, शक और अपमान एक साथ बाहर निकल रहा था। पिताजी भी आ गए। उन्होंने मेरा थैला पकड़ा और शांत स्वर में कहा, अंदर आ जाओ बेटी, अब तुम सुरक्षित हो। घर में बैठते ही मैंने सब कुछ बता दिया। वीडियो भी दिखाई। माँ और पिताजी दोनों हैरान रह गए। पिताजी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, लेकिन उन्होंने आवाज नहीं उठाई, बस इतना कहा, तुमने सही किया जो वहाँ से निकल आई। अब हम कानून का सहारा लेंगे। उसी दिन दोपहर बाद पिताजी मुझे लेकर थाने गए। मैंने पूरी घटना विस्तार से बताई और वीडियो सबूत के तौर पर पेश की। थानेदार ने गंभीरता से सुना। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ घरेलू मामला नहीं बल्कि ठगी और धोखाधड़ी का स्पष्ट केस है। तुरंत दोनों के खिलाफ शिकायत दर्ज कर ली गई। पुलिस ने उसी शाम उस घर पर छापा मारा। बाद में पता चला कि मेरे पति और सास को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके कमरे से लैपटॉप, नकली दाढ़ी, मालाएं, काले कपड़े और कई विदेशी खातों के लेन देन के सबूत बरामद हुए। कई महिलाएं जो पहले उनसे मिलने आती थी, उन्होंने भी बयान दिए कि सास उनसे निजी जानकारी निकालती थी। धीरे धीरे पूरा जाल सामने आने लगा। कई पीड़ित परिवारों ने भी शिकायतें दर्ज कराई। घर लौटकर मैं कई दिन बिस्तर पर पड़ी रही। नींद नहीं आती थी। आंखें बंद करते ही वही धुआं भरा कमरा, नकली दाढ़ी वाला चेहरा और सास की फुसफुसाहट याद आ जाती। माँ मेरे पास बैठी रहती, मेरे बाल सहलाती और बार बार कहती, अब सब खत्म हो गया बेटी, तुम दोषी नहीं हो, तुमने सच्चाई का साथ दिया। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। कोर्ट की सुनवाई शुरू हुई। मैंने गवाही दी। अदालत में जब मेरे पति का चेहरा देखा तो अब उसमें कोई डर या प्यार नहीं था, सिर्फ घृणा थी। उसने कई बार आंखें चुराई। सास ने भी अपने चेहरे पर चादर डाल रखी थी। फैसला आया, दोनों को ठगी और धोखाधड़ी के आरोप में सजा हुई। उनके बैंक खाते जब्त कर लिए गए और पीड़ितों को मुआवजा देने का आदेश भी आया। सजा सुनने के बाद मुझे पहली बार हल्की राहत महसूस हुई, लेकिन गाव अभी भी हरा था। कई रातें ऐसी बीती जब मैं उठकर बैठ जाती और सोचती, क्या मैं सच में इतनी अंधी थी? क्या प्यार इतना धोखा दे सकता है?
माँ ने एक बार मेरा हाथ पकड़कर कहा, बेटी जो बीत गया सो बीत गया, अब आगे देखो, तुम्हारी ज़िंदगी अभी ख़त्म नहीं हुई। कुछ महीनों बाद मैंने अपनी पढ़ाई फिर से शुरू की। एक छोटे से कोर्स में दाखिला लिया। दिन भर पढ़ाई और घर के छोटे मोटे कामों में व्यस्त रहने से मन थोड़ा शांत रहने लगा। धीरे धीरे दोस्तों से मिलना जुलना भी शुरू किया। पहली बार जब मैं जोर से हंसी तो खुद को अजीब लगा, जैसे बहुत लंबे समय बाद कोई पुरानी सी खिड़की खुली हो। एक शाम छत पर बैठी थी, सूरज डूब रहा था, आसमान में केसरिया रंग फैला हुआ था। तभी माँ चाय लेकर आई, मेरे पास बैठ गई। डर मत, तुमने साहस दिखाया। बहुत सी लड़कियाँ चुपचाप सहती रह जाती हैं, तुमने आवाज़ उठाई, यही तुम्हारी ताकत है। मैंने उनकी तरफ देखा और मुस्कुरा दी। पहली बार लगा कि शायद सच में एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। बीता हुआ दर्द अभी भी था, लेकिन अब वह मुझे कमजोर नहीं बना रहा था, बल्कि एक याद की तरह था जो सिखाता है कि आगे कभी किसी के झूठ को इतनी आसानी से सच मत मानना। रात को सोने से पहले मैंने खिड़की से बाहर देखा। चांद निकल आया था। मन में एक बात साफ हो गई थी, अब मैं किसी के बनाए हुए अंधेरे कमरे में बंद नहीं रहूंगी। अपनी जिंदगी की कुंजी अब मेरे हाथ में है। और यूं उस दर्दनाक अध्याय के बाद मेरी जिंदगी ने धीरे धीरे एक नई सुबह की ओर कदम बढ़ा दिए और यूं मेरी इस तकलीफ देह जिंदगी का एक खौफनाक अध्याय बंद हो गया। उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की यह कहानी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।